तो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 2 का कंप्लीट क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसके अंदर प्लांट के आगे चलकर सीड फ्रूट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इस चैप्टर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को, जैसे कि हम जानते हैं, इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, जो सबसे एडवांस प्लांट माने जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा था सबसे पहले फ्लावर के बारे में। तो जो फ्लावर होता है वो मेन ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का, और फ्लावर का यूज़ डिफरेंट पर्पस के लिए भी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब बताया था रिलेटेड टू ब्यूटी। उसके बाद डिफरेंट फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फ्लावर जो होता है उसका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। फिर आगे चलकर हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की थी। फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और एसेसरी पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और उसके अंदर होते हैं एंथर, स्टेमन होते हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं एंथर्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको पिस्टिल कार्पल कहते हैं, और उसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद अगर देखें इसके अंदर एसेसरी पार्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर ग्रीन कलर के जो पाए जाते हैं सेपल होते हैं, कैलिक्स, और यहाँ पर डिफरेंट कलर के हो सकते हैं पेटल्स जिसको कहते हैं करोला। तो ये फ्लावर के हो गए डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हो गया। डिफरेंट पार्ट्स हो गए फ्लावर के एसेसरी और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर हमने एलएस ऑफ फ्लावर की स्टडी की। उसके बाद आगे चलकर देखें तो फ्लावर के अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले यहाँ पर प्लांट को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं यहाँ पर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट माने जाते हैं फ्लावर के। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम जिसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं एंड्रोशियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन के अंदर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले स्टेमन को बात की थी। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पर एंथर जो होते हैं वो डिस्टल एंड पर लगे होते हैं फिलामेंट के, और फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो कनेक्ट होता है थैलेमस से। अब बात करें नंबर और लेंथ के बारे में, तो स्टेमन का जो नंबर और लेंथ होता है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। किसी के अंदर कम भी होता है, किसी में बहुत ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह से इनका जो नंबर होता है स्टेमन का वो वेरी कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो पार्ट्स होते हैं ये है यहाँ पर एंथर, और ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का पार्ट एक साइड से थैलेमस से अटैच होता है और दूसरी साइड से एंथर से अटैच होता है। तो फिलामेंट को अगर हम देखें 3D स्ट्रक्चर के अंदर देखें एंथर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंथर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है। यहाँ पर दो लॉब होते हैं, और हर एक लॉब जो होता है वो डाइथिकस होता है, यानी हर एक लॉब के अंदर क्या होते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी यहाँ पर टोटल देखें तो यहाँ पर टोटल होते हैं फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। और इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्रागोनल। तो यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। 2
इन ईच लॉब। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं जो आगे चलकर, माइक्रोस्पोरेंजियम ही है जो आगे चलकर किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन सैक के अंदर। और पोलन सैक के अंदर ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स ही हमारे होते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ये था स्टेमन के बारे में। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का देखें, जैसे कि ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर एक का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 लेयर होती है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद अंदर होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर और सबसे अंदर होती है टेपिडर्म। तो इन चारों के फंक्शन आपको आना चाहिए। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करती है, एंडोथीसियम डेहिसेंस में हेल्प करती है, मिडल लेयर स्टोरेज ऑफ फूड में, और टेपिडर्म जो होती है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो ये चारों लेयर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेपिडर्म जो डिफरेंट फंक्शन करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, डिफरेंट एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये जो होती हैं वो बाई न्यूक्लियर कंडीशन में भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर स्पोरेंजियम के सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टिश्यू होती है उसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है आगे चलकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर टोटल 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसको तो कहते हैं टेट्राड। तो यहाँ पे कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू से बहुत सारी स्पोरोजिनस टिश्यू से बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर वही दे रखा है, ये एंथर, ये 4 लेयर यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर डेहिसेंस के बारे में दिखाया गया है। तो ये जब डेहिसेंस होता है तो यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं, ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम जो पार्ट होता है वहाँ पर थिकनिंग नहीं होती, और स्टोमियम पार्ट से ही एंथर जो होता है उसका बस्टिंग होती है। बस्टिंग से यहाँ पर पोलन ग्रेन फिर यहाँ से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है। टेट्राड जो है माइक्रोस्पोर जिसके अंदर आगे चलकर पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पर सेवरल थाउजेंड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। तो पोलन ग्रेन के बारे में आपको याद रखना है कि ये मेल गैमेट नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट। So pollen grain is not the male gamete but it is male gametophyte, जिसके अंदर आगे चलकर डेवलप हो जाएंगे मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन का अगर हम देखें तो आप हिबिस्कस प्लांट के अंदर इजीली इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। तो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। बाहर की होती है एक्साइन, अंदर की होती है इंटाइन। एक्साइन लेयर जो होती है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। तो ये मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर एसिड से भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर सकते। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और दूसरी बात, ये दिखने में भी अट्रैक्टिव होती है, ऑर्नामेंटल होती है। कैसी होती है, ऑर्नामेंटल। इनर लेयर होती है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, इंटाइन जिसको कहते हैं। तो ये 2 लेयर होगी, आउटर एक्साइन, अंदर की इंटाइन। उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और फिर अंदर की जो सेल होती है, अंदर लार्ज जो सेल होती है, शुरुआत में यहाँ पर एक लार्ज न्यूक्लियस दिखा रखा है, वैक्यूल भी होती है। तो आगे चलकर इसमें
डिवीज़न होता है। डिवीज़न के कारण यहाँ पर इरेगुलर डिवीज़न होता है, जिसके कारण एक लार्ज सेल बनती है, एक स्मॉल सेल बनती है। लार्ज सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉल को कहते हैं जनरेटिव सेल। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पर टू सेल्ड स्टेज। यहाँ पर अगर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस देखोगे तो ये लार्ज है, और जबकि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है, और उसका जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल के अंदर। तो ये टू सेल्ड स्टेज हो गई कुछ। तो मैक्सिमम प्लांट के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिलीज़ होता है प्लांट, तो वहाँ पर टू सेल्ड स्टेज के अंदर रिलीज़ होता है, और कुछ में रिमेनिंग में होता है थ्री सेल्ड स्टेज के अंदर। तो ये बात हो गई पोलन ग्रेन के बारे में। उसके बाद पोलन ग्रेन के बारे में बात की थी, पोलन ग्रेन की एलर्जी। तो कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं कुछ लोगों के लिए एलर्जी का काम करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। एक एग्जांपल आपको याद रखना है, यहाँ दे रखा है पार्थेनियम। पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, तो इससे भी एलर्जी होती है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिशन का भी सोर्स होते हैं, तो उनको एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो एथलेटिक्स होते हैं वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन से डिफरेंट न्यूट्रिशन में टैबलेट, सिरप वगैरह भी बनाए जाते हैं, जैसे ये बी पोलन हो गया, पोलन प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद पोलन की बात करें, इनकी जो वायबिलिटी है, इनकी जो वायबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो वायबिलिटी, कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत कम समय तक वायबल होते हैं, 30 मिनट्स के अंदर उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है, जैसे कि राइस और वीट के अंदर। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं उनकी वायबिलिटी कुछ मंथ्स तक हो सकती है, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। तो ये पोलन वायबिलिटी की बात आती है। और लास्ट में स्टोरेज की बात करते हैं, इनको हम बैंक बना के, पोलन बैंक के अंदर इनको हम स्टोर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। -190°C पर इनको स्टोर कर सकते हैं, और उनको आगे चलकर हम ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकते हैं। तो ये था पोलन के बारे में देखा, पोलन ग्रेन। लास्ट टाइम हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे, पोलन एलर्जी, पोलन न्यूट्रिशन, पोलन वायबिलिटी और पोलन का स्टोरेज। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है पिस्टिल। तो गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल, जिसको कार्पल भी कहते हैं, उसके अंदर पिस्टिल के अंदर बनेंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक। तो अगर कार्पल एक है तो मोनोकार्पलरी, ज़्यादा है तो मल्टीकार्पलरी, फिर अगर फ्यूज़ है तो सीन कार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। कार्पल के दो पार्ट होते हैं, स्टाइल, और 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। तो स्टिग्मा जो होते हैं वहाँ पर पोलन ग्रेन आते हैं, लैंड करते हैं पॉलिनेशन के बाद। उसके बाद मेन पार्ट ओवेरी होता है, ओवेरी के अंदर कैविटी होते हैं, इसको हम लोक्यूल कहते हैं। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवेरी हो गया, ये सीन कार्पस ओवेरी है, और ये एपोकार्पस हो गया, और ये एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में देखा था। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टॉक फ्यूनिकल कहलाता है, जहाँ पर अटैच होता है हाइलम। फ्यूनिकल जो होता है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लेसेंटा होता है, ओवेरी का जो पार्ट है, ओवेरियन टिश्यू, प्लेसेंटा, जिसे न्यूट्रिशन मिलता है। फिर माइक्रोपाइल एंड हो गया, उसका अपोजिट चेलेजल पार्ट होता है। इसके जो कवर होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, यहाँ दे रखा है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एग्जांपल हैं आपको ध्यान रखना है, ये सिंकार्पस पेपेवर में है, मिशेलिया एपोकार्पस कंडीशन है, और ये जो ओव्यूल दे रखा है ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसके अंदर प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल वो न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ओव्यूल के अंदर मेन पार्ट एक बार देख लेते हैं। फ्यूनिकल हाइलम हो गया, हाइलम जहाँ पर अटैच करता है, इसके कवर होता है इंटेग्यूमेंट, ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, और उसका जो अपोजिट एंड है उसको कहते हैं चेलेजा। न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूसेलस हो गया, जिसके अंदर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट
जो होता है एम्ब्रियो सेक, उसका फॉर्मेशन होता है सिंगल मेगास्पोर से। जैसे मेल के अंदर था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे यहाँ पे है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब वही मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वहाँ पर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसके अंदर डिवीज़न होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ पर पहले 1 से 2 और 2 से टोटल 4 यहाँ पर मेगास्पोर बनते हैं। इसको कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर टेट्राड के अंदर यहाँ पर 3 जो मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक मेगास्पोर जो होता है वो होता है फंक्शनल होता है चैलेजल एंड की तरफ वाला। तो यहाँ पर एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है उसी में आगे चलकर डिवीज़न होते हैं। उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं जो अपोजिट एंड पे जाते हैं बॉलर्स की तरफ, 2 से फिर 4, 4 से 8, टोटल यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है, लेकिन सेल वॉल नहीं बनी अभी। और उसमें से एक एक न्यूक्लियस वापस आते सेंट्रल में, इसलिए इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियर। सेंट्रल में जो सेल है तो सेंट्रल लार्ज सेल बनती है। चैलेजल एंड पे यहाँ पर यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल बनती हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पे एक एपरेटस होता है जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एक सेल होती है। इस तरह से यहाँ पर ये कम्प्लीटली डेवलप एम्ब्रियो सेक दिखा रखा है, जिसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। चैलेजल एंड हो गया, माइक्रोपाइलर एंड हो गया, पोलर न्यूक्लियर, सेंट्रल सेल, ये एक सिनर्जिड, और यहाँ पर आप जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन याद रखना है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री को गाइड करता है। लेकिन जो ऑब्ट्यूरेटस जो मैंने विल का स्ट्रक्चर में जब डिटेल में बताया था वहाँ पे, तो ऑब्ट्यूरेटस जो है वो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को उसको ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल की तरफ जाने में गाइड करते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा दोनों का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। बाकी सारी चीज़ें हम अभी बात कर चुके हैं। उसके बाद अगला जो है टॉपिक, इसके अंदर पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। उसके अंदर एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स दे रखे सोर्स ऑफ पोलन के बेस पर, जिसके अंदर ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर अगर फ्लावर, एक सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है, उसी के पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पे जाए तो उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी फर्स्ट टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लावर होते हैं जो जिसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। तो ये 3 एग्जांपल जो यहाँ दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है। वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना, यहाँ पर तीनों के अंदर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होते क्लोज्ड और एक होते ओपन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोज्ड फ्लावर है उसके अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना इनवेरिएबली ऑटोगेमी होगी। इनवेरिएबली ऑटोगेमी मतलब वहाँ पर क्या होगा, हमेशा ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी क्यों होगी? क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो वहाँ पर कोई भी बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आ सकता, नो चांसेस, इसलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा जिटनोगेमी। जिटनोगेमी में क्या था कि सेम प्लांट बट फ्लावर डिफरेंट, तो जैसे डिफरेंट फ्लावर्स आता है उसको कहते हैं जिटनोगेमी। तो बट जेनेटिकली ये क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी ही है। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तीसरा जिनोगेमी। जिनोगेमी के अंदर 2 डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज के अगर उसमें पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं जिनोगेमी। तो ये वास्तव में ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। उसके बाद है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर बायोटिक, एबायोटिक होते हैं, बायोटिक एनिमल, एबायोटिक के अंदर विंड और वाटर। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर वो बायोटिक एजेंट का ही होता है, कुछ अमाउंट में एबायोटिक एजेंट काम करते हैं। और एबायोटिक के अंदर यहाँ पर 2 हैं, विंड और वाटर। तो पहला जो है यहाँ पर दे रखा है विंड के बारे में।
विंड पॉलिनेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, उसके बाद लाइट होते हैं, और इनके जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, और ये इजीली विंड करंट के थ्रू फ्लो हो सकते हैं। और इनकी जो स्टिग्मा होती है वो फिदरी होती है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन इजीली ट्रैप हो सकते हैं और स्टिकी भी होती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना। एग्जांपल है कॉर्न कॉब मक्का, उसके अंदर का यहाँ पे जो आपको दिखता है बाहर वो होता है स्टाइल्स और स्टिग्मा, जो आपको यहाँ पर ब्रशी अपीयरेंस में नज़र आता है। तो विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल एक मोस्ट कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर। उसके बाद वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो एंजियोस्पर्म के वाटर पॉलिनेशन बहुत कम होता है, और होता है वो भी मोनोकोट में होता है, सिर्फ 30 जेनेरा में होता है। तो बात आती है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके अंदर तो ये वाटर का रिक्वायरमेंट मेल गैमीट के ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर इनका यूज़ बहुत ही कम होता है। तो हायर प्लांट्स के अंदर यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी पढ़ा था, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। उसके अलावा तीसरा ग्रासेस। तो इसके अंदर एपीहाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है वो होता है वाटर सरफेस के ऊपर। तो वाटर सरफेस के ऊपर होगा तो उसको अपन कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली के अंदर वेलिस्नेरिया जो होता है, वेलिस्नेरिया के अंदर ध्यान रखना है आपको कि फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस और वाटर के ऊपर जाएगा, उसके अंदर जो कॉइलिंग होती है वो खुलती है उसके अंदर, और वहीं पर मेल फ्लावर भी वहाँ पर पहुँचेगा और सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा। दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में वाटर के सरफेस के बिलो होता है, उसके अंदर एग्जांपल याद रखना हाइड्रिला। दूसरी बात कि वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीसीज होती है उसमें पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, म्यूसिलेज से कवर होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, ये वेलिस्नेरिया का डायग्राम है, इसमें ये मेल फ्लावर है, और फीमेल फ्लावर जब कॉइलिंग फ्री हुआ तो यहाँ पर फीमेल फ्लावर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर कांटेक्ट में आएंगे फीमेल फ्लावर से, मेल और फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर, और यहाँ पर हाइड्रोफिली हो जाएगी। उसके बाद बायोटिक एजेंट के अंदर हम बात करें तो बायोटिक के अंदर इंसेक्ट थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जिसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं। उसके बाद जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटर की बात करें तो वहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उसकी कुछ फीचर है याद रखने। लार्ज होते हैं फ्लावर, कलरफुल, फ्रेगरेंट होते हैं, रिच इन नेक्टर होते हैं। क्लस्टर, अगर छोटे फ्लावर रहते हैं वो कैसे होंगे, क्लस्टर में होंगे। उसके बाद स्पेसिफिक फ्रेगरेंस है वो, वहाँ पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमने देखा था। और उसके बाद अलग अलग हमने टाइप देखे थे जूफिली के अंदर, जैसे कि बेड पॉलिनेशन होता है, विंड बेड पॉलिनेशन होता है, फिर बर्ड पॉलिनेशन करते हैं, टर्माइट्स वगैरह पॉलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट भी, स्नेक भी पॉलिनेशन करते हैं। तो ये सारे टाइप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि लार्जर एनिमल भी पॉलिनेशन करते हैं, जैसे लेम्यूर, आर्बोरियल, रोडेंट्स, गीको लिजर्ड, ये सारे भी पॉलिनेशन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक और एग्जांपल याद रखना है इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला, यहाँ पर दे रखा है युक्का फ्लावर, एक है एमॉर्फोफेलस फ्लावर, और दूसरा दे रखा है यहाँ पर दे रखा है युक्का फ्लावर। तो इन दोनों के अंदर भी जो होता है पॉलिनेशन के अंदर यहाँ पर एक लेइंग साइट ऑफ़र की जाती है। तो बात ये आती है कि यहाँ पर प्लांट्स क्या ऑफ़र करते हैं, तो प्लांट जो ऑफ़र करते हैं उसको हम कहते हैं पोलन रिवार्ड्स। पोलन रिवार्ड्स जो होते हैं, पोलन रिवार्ड का मतलब होता है जैसे कि नेक्टर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, या फिर एक लेइंग साइट होगी जिससे कि इंसेक्ट को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा आपको ध्यान रखना, रिवार्ड्स। तो प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स फॉर देयर पॉलिनेशन, बदले में उनको पॉलिनेशन होगा और इंसेक्ट को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से। लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं करते तो उनको कहते हैं पोलन रॉबर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है, ध्यान रखना आपको, जो विदाउट
कंज्यूम तो करते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, इनको हम कहते हैं पॉलन रोबर्स। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस यानी क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 4 जो मेन चीज़ें बताई थी आपको ध्यान रखना है। एक तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सके जैसे एंथर और स्टिग्मा के अंदर। उसके बाद है पोजीशन डिफरेंट हो हेट्रोस्टाइली। देन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जिससे कि पॉलिनेशन नहीं हो पाए। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज़्म है। उसके बाद लास्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोड्यूस होना जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाए। उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो पोलन जैसी स्टिग्मा पे जाएगा तो वहाँ पर दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर अगर जो राइट टाइप का पोलन ग्रेन होगा वही जर्मिनेट हो पाएगा, रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो ये सब कैसे होता है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं बाय द स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन, और यहाँ पर दोनों के बीच में डायलॉग जो होता है वो केमिकल मीडिएटेड होता है और इसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर भी कुछ डायग्राम में अंदर दिखा रखा है पोलन ट्यूब कैसे बनती है। पोलन ट्यूब बनने के बाद ये ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग होता है। डायलॉग के बाद यहाँ पर डिसाइड होता है कि पोलन को ट्यूब जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, वो उसके बाद डिसाइड होगा। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखने की, ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on stigma unto the pollen tube enter the ovule are referred as pollen pistil interaction। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है pollen pistil interaction की। तो pollen जो होता है कभी 2 सेल्ड स्टेज में आता है, कभी 3 स्टेज में भी आ सकता है। तो ये आने के बाद वहाँ पर वो जर्मिनेट करेगा। उसके बाद एक मेथड आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाँ, जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर जब हम 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जिसके अंदर 3 टेक्निक याद रखनी है आपको, इमास्कुलेशन, बैगिंग और तीसरा है टैगिंग। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एंथर को हटाते हैं तो उसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन। हटाने के बाद वहाँ पर स्टिग्मा को, उस फ्लावर को कवर करने के लिए हम पॉलीथीन बैग या वहाँ पर बटर पेपर बैग से कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं बैगिंग। और उसके बाद टैगिंग। तो ये याद रखना है यूनिसेक्सुअल के अंदर हमें इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम जानते हैं कि 2 मेल गैमीट बनते हैं। 2 मेल गैमीट के अंदर एक मेल गैमीट जो होता है वो एक सेल से फ्यूज़ होता है और उसको कहते हैं सिंगेमी। दूसरा होता है वो सेंट्रल के सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियर ऐसे होता है, फिर उसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी से जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो जाइगोट से आगे चलकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो ये होता है यहाँ पर। और एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो जाइगोट को, एम्ब्रियो को डेवलप होने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब देखा था डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। सेंट्रल के अंदर फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये भी डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड। और यहाँ पर 2 ही चीज़ें रहेंगे, जाइगोट और एंडोस्पर्म। उसके बाद फिर हमने जाइगोट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा था। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियर होता है और सेलुलर, और तीसरा हेलोबियल। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है उसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में जाइगोट से 2 सेल बनती हैं, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर बनता है, एम्ब्रियोनल सेल से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो, टॉर्पीडो का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये देख रहे हो आप डाइकोट का एम्ब्रियो जिसमें 2 कोटिलेडन्स हैं, एक और 2 और ऊपर का पोर्शन है एपिकोटाइल जिसमें प्लूमिल है, हाइपोकोटाइल के अंदर रेडिकल। एग्ज़ाम्पल याद रखना यहाँ पर कोकोनट का एग्ज़ाम्पल जिसमें एंडोस्पर्म के अंदर याद रखना आपको, जिसके अंदर सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, ग्राउंडनट हो गया, ग्राम हो गया, और कुछ में वो रहता है जैसे कि कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। फिर हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें डाइकोट का हो गया। मोनोकोट के अंदर आपको याद रखना है
यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये स्कूटेलम। उसके बाद ऊपर का पोर्शन जो कवर करता है कोलियोप्टाइल शूट एपेक्स को कवर करता है। यहाँ पे रिड्यूस्ड कोटिलेडन एपीब्लास्ट कहलाता है। यहाँ पे रेडिकल को कवर करता है रूट कैप और उसको प्रोटेक्ट करता है कोलियोराइजा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस डिटेल में की थी। उसके बाद सीड के अंदर ध्यान रखना है एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस यानी एंडोस्पर्मिक्स जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, नॉन एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता। तो इसके अंदर एग्जांपल ध्यान रखना है, पी ग्राउंड नट हो गया और एक्स एल्बुमिनस के अंदर, और एल्बुमिनस के अंदर हो गया वीट मेज बार्ले कैस्टर। किसी किसी के अंदर न्यूसेलस भी रह जाता है परसिस्टेंट, और उनको कहते हैं पेरिस्पर्म, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट के अंदर। फिर सीड डोरमेंसी हमने देखी थी, कुछ फीचर होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में फ्रूट वॉल के बारे में, पेरिकार्प। 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। फॉल्स फ्रूट के अंदर एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ट्रू फ्रूट का डेवलपमेंट जिसमें ओवेरी से होता है। फॉल्स फ्रूट का डेवलपमेंट जिसमें एडिबल पार्ट ओवेरी के अलावा होता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है फ्रूट का, उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद सीड के अंदर आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें, पर जो मेन चीज़ें याद रखनी है, लुपिनस आर्कटिकस ओल्डेस्ट सीड है, इसकी डोरमेंसी 10,000 ईयर के बाद भी उसको जर्मिनेट किया जा सका। और उसके बाद दूसरा फोनेक्स डेक्टाइलिफेरा 2000 ईयर्स, जिसको किंग हेरोल्ड पैलेस से एक्सकेवेट किया था। और लास्ट में एपोमिक्सिस, विदाउट फ्यूज़न विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हम डायरेक्टली अगर सीड बनाते हैं, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। तो ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगता है, लेकिन ये इनफैक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात की थी, पॉली एम्ब्रियोनी की बात की थी। पॉली एम्ब्रियोनी के लिए सिट्रस और मैंगो का एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, जो न्यूसेलस की जो सेल होती हैं उससे चलकर एम्ब्रियो बन जाता है, डिप्लॉय डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। और लास्ट में इम्पोर्टेंस जो है इसका एपोमिक्सिस का, तो हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए किया जाता है, हाइब्रिड सीड के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होता और इसलिए कारण फार्मर को हर बार नए सीड नहीं खरीदने पड़ते। तो ये होता है, आज के समय में रिसर्च चल रहा है एपोमेक्टिक जीन्स के ऊपर। तो ये है इसके बारे में, तो ये चैप्टर आपको ध्यान से देखना है। और इसके बाद कुछ चीज़ें जो अलग से मैंने डिस्कस की थी प्लॉइडी के बारे में भी, तो वो भी आपको देख लेना है कि किसकी प्लॉइडी क्या होती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।